छोड़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ाने का। संहिता एक ऐसी चीज है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं तो भी वो याद नहीं रहती। अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ तो भी मुझको पहले एक बार देखना पड़ता है ना, कितने बार पढ़ने के बाद भी। तो यदि पिछला रिवाइज नहीं करोगे या कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करोगे तो वहां से वो चीज पूरी भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। इसलिए जो भी टॉपिक पहले पढ़ा रहे हैं या तो उसको क्लास के पहले पढ़ो या मेरे पढ़ाने के बाद उसको एक बार पढ़ो पूरा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछो। ठीक, तो आज हम लोग देखो यहाँ तक देख चुके थे। कल हम लोगों ने क्या देखे थे, द्रव्य का वर्गीकरण, यानी तीन प्रकार से, सबसे पहले तीन प्रकार से किया गया है, प्रभाव भेद से तीन, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थित कर। ठीक है, फिर उत्पत्ति भेद से तीन प्रकार से किया गया है, जांघम, एक सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल हमने क्या देखे कि द्रव्य वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। आ रही ना आवाज? हेलो, देखो कल हम लोग देखे थे कि द्रव्य वर्गीकरण तीन प्रकार से, यहाँ पर प्रभाव भेद से तीन बताए गए हैं, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थित कर। उत्पत्ति भेद से अगेन तीन बताए गए हैं, जांघम जिसमें हम 19 ग्राह अंक बताए गए हैं, औद्भिद जिसमें 16 ग्राहांक 18 ग्राहांक बताए गए हैं, सॉरी नंबर हमको अच्छे से याद रखना है। फिर औद्भिद के चार भेद स्पेशली बताएगा जो अपने को ध्यान रखना है कि वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। फला वनस्पति यानी जिसमें फल, डायरेक्ट फल लगता है उसको वनस्पति कहते हैं। एग्जांपल बताई थी मैं, बर्ट, गूलर, ये सब है ना। पुष्पी वानस्पत्य फले रपी यानी पुष्प लगने के बाद फल की उत्पत्ति होती है, जैसे आम, जामुन जो हम जनरली प्लांट्स देखते हैं। औषध्या फल पाकंता, औषध किसको बोलते हैं, जिसमें फल लगने के बाद उस प्लांट का अंत हो जाए, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा जो हम जनरली देखते हैं हमारे सीरियल्स वगैरह। प्रताने विरुद्धा स्मृता, प्रताने मतलब जो किसी का सहारा लेके चढ़ती है उसको विरुद्ध कहते हैं, जैसे लता, तो कुछ की भी लता देख लो, लौकी, गिलकी जो भी है उस प्रकार से। तो ये चार औद्भिद के भेद हो गए। देन आता है पार्थिव, पार्थिव मतलब जिसमें मेटल्स वगैरह आएंगे जो जमीन से के अंदर से निकलते हैं। फिर हमने देखिए कि इसी चैप्टर में बताया गया है द्रव्यों का वर्गीकरण। तो टोटल 66 द्रव्य जो होते हैं उनको 7 डिवीजन करके डिवाइड किया गया है। मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध और शोधन वृक्ष। तो मूलिनी 16, फलिनी 19, महास्नेह 4 होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8 और शोधन वृक्ष होते हैं 6। तो मूलिनी और फलिनी कल हमने देखे थे। मूलिनी द्रव्य बताए गए हैं 16, जिसमें ट्रिक से हमको को याद करना था, वानर, वानर में 3, वमन के लिए 3 होंगे, नस्त के लिए 2 और रेचन के लिए 11। देन फलिनी द्रव्य 19, वमन के लिए 8, नस्त के लिए 1 और रेचन के लिए 10। तो इस प्रकार से हमको 16 मूलिनी द्रव्य, 19 फलिनी द्रव्य याद करने थे। अब नंबर नाम तो याद होंगे नहीं इतने जल्दी, बार बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोली थी कि जो नीचे नोट वाला पॉइंट दिया है उसको स्पेशली हमको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स में या पीजी पर्पस में ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है। सप्तला जो है वो मूलिनी द्रव्य है, इसी से रिलेटेड सप्तला संकीर्णी एक साथ चैप्टर पढ़ोगे तुम, जैसे दंती द्रवंती पढ़ते ना वैसे ही। सप्तला जो है वो मूलिनी द्रव्य के अंदर रखा गया है, लेकिन शंखनी जो है वो फलिनी द्रव्य के अंदर रखा गया। अगेन हस्तिदंती मूलिनी द्रव्य के अंदर, हस्तिपर्णी फलिनी द्रव्य के अंदर। प्रत्यक श्रेणी मूलिनी द्रव्य, प्रत्यक पुष्पी फलिनी द्रव्य। यहां तक समझ में आया? देन आज हम देखो पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। फिर देखो हमने देख लिए 7 डिवीजन में मूलिनी, फलिनी। अब देखेंगे महास्नेह। तो महास्नेह क्या होता है, जो 4 हम स्नेह का वर्णन करते हैं, ऑलरेडी हमने अष्टांग में भी देख किया है। सर्पिस, तेलम, वसा, मज्जा, स्नेहो द्विष चतुर्विधा। यहां तक की लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 प्रकार के स्नेह का वर्णन किया गया है, सर्पी, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है,
फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट आगे का श्लोक है, पान अभ्यन अभ्यंग अंजन वस्त्यार्थ नस्यार्थ चैव योगिता। यानी इन महास्नेह का प्रयोग हम पान पीने के लिए, अभ्यंग अभ्यंग यानी नहाने वगैरह में यूज करते हैं, अंजन यानी आंखों के लिए, बस्ती में और नस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि हम इन सबकी डिजिट्स याद रखें। जैसे मूलिनी द्रव्य होते हैं 16, फलिनी द्रव्य होते हैं 19। अब मैं बार बार बोल रही हूँ तो उसको एकदम अपने माइंड में कैप्चर करो, तो डिजिट्स अपने आप याद हो जाएंगे। अभी तक हमारे सामने क्या क्या आया कि जांघम के ग्रहांग होते हैं 19, औद्भिद के होते हैं 18। फिर दूसरी डिजिट आई हमारे पास, मूलिनी द्रव्य होते हैं 16, फलिनी द्रव्य होते हैं 19, महास्नेह होते 4। 4 में क्या क्या आता है, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये महास्नेह है। इसमें भी श्रेष्ठ जो होता है वो घृत होता है ना। क्यों होता है, इसमें लिखा नहीं है, संस्कार के कारण, संस्कार अनुवर्तन, मतलब कि घृत को किसी भी चीज के साथ आप मिलाओगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ उस सामने वाले द्रव्य की भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी के साथ वर्क करता है, इस वजह से घृत जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। फिर गुणकर्म, गुणकर्म क्या बोलेगा है महास्नेह के, स्नेह स्नेहन स्नेहना जीवना बल्या वर्ण उपचय वर्धना एवं वात पित्त कफा पहा। मतलब स्नेह जो होता है वो जीवन, जीवन मतलब हमारी लाइफ के लिए अच्छा है ना, हमारे आयु के लिए अच्छा होता है। बल्य प्रदान करता है यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। वर्ण जो कॉम्प्लेक्शन है उसको सही करेगा। उपचय, उपचय मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है बॉडी में उसको कंट्रोल करेगा या स्टिमुलेट करेगा, जो भी हम बोल सकते हैं। और वर्धन, शरीर को बढ़ाएगा। एवं वात पित्त कफ आपहा, यानी इसी के साथ साथ वात पित्त और कफ का शमन करता है। कुछ जैसे हम पढ़े तेल घृत, सॉरी घृत जो है पढ़े ना, पढ़े तेलम घृतम मधु, तो घृत जो है वो वात का करेगा, सॉरी तेल जो है वो वात का करेगा, घृत जो है वो पित्त का करेगा। इस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलरली चारों जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं। तो ये महास्नेह के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा देखो क्या था, डिवीजन क्या था हमारा, 7 डिवीजन में मूलिनी, फलिनी, महास्नेह। तो मूलिनी होते 16, फलिनी होते 19, महास्नेह होते 4, ये हम देख चुके। देन आता है लवण, लवण होते 5। तो इसमें दो रेफरेंस दिए हुए हैं। पहला है चरक सूत्र 1/90, अपने बुक में देखना 90 नंबर के श्लोक में दिया हुआ है, ये है चरक का, है ना। उसके नीचे जो लिखा हुआ है राता, ये मतलब है रस तरंगिणी। अब ये बुक अब चरक में देखोगे तो उसमें तो सिर्फ चरक का ही मिलेगा, चरक की बुक में पर्टिकुलरली, है ना। पर मैंने बताई कि ये पीजी की बुक है, वो पीजी का पीडीएफ है, तो यहाँ पर वो कंपैरेटिवली यहीं पर दे देता ताकि आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े। अभी तो फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, आगे चल के पीजी दोगे, तो इसलिए हमको एक बार सारी चीजें पढ़नी है। पर पर्टिकुलरली चरक के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए हमको जो जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है ना, रटना है। तो चरक ने क्या बताया देखो, सौरवांचल, सैंधव, वेद, औद्भिद और सामुद्र। क्या क्या बताया चरक ने, सौरवांचल, सैंधव, वेद, औद्भिद और सामुद्र। राता जो लिखा हुआ है वो है रस तरंगिणी, रस तरंगिणी 2/3। जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे रस शास्त्र, तो रस शास्त्र का एक बहुत फेमस ग्रंथ है, उसको बोलते वो है रस तरंगिणी, है ना। उसी का रेफरेंस लेके हम जनरली रस शास्त्र पढ़ते हैं। तो रस तरंगिणी ने क्या बोले हैं और चरक ने क्या बोले, यहाँ पर कंपैरेटिव दिया हुआ है। तो हमको याद रखना चरक का स्पेशली सौरवांचल, सैंधव, वेद, औद्भिद और सामुद्र। देन आता है रस तरंगिणी ने क्या बोले हैं, तो सैंधव, सामुद्र, वेद, सौरवांचल और रोमक। डिफरेंस कहाँ पे आया देखो, सैंधव उसमें भी है इसमें भी है, सामुद्र इसमें भी है दोनों में है, वेद भी दोनों में है, सौरवांचल भी दोनों में है। हमको मार्क करके लिखना है कि चरक ने औद्भिद माने हैं और रस तरंगिणी ने रोमक माने, रासे रस तरंगिणी, रासे रोमक। तो जब रस शास्त्र पढ़ोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन हमको रस तरंगिणी के हिसाब से याद करना पड़ता है। अब पीजी में वो रेफरेंस पूछ लेता है ना, रेफरेंस के हिसाब से पूछ लेता है कि रस तरंगिणी के अनुसार पंचलवण क्या है या चरक के अनुसार क्या है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वहां पर औद्भिद जो है वो चरक ने माने हैं और रोमक जो है वो रस तरंगिणी ने माने। नेक्स्ट आता है गुण, गुण क्या होगा, पांचों लवण मतलब पांचों नमक के गुण क्या होते हैं, तो स्निग्ध होते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण और अग्निदीपक, है ना। उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, स्निग्ध होगा और अग्नि का दीपन करेगा। फिर कर्म क्या होता है, अजीर्ण, अनाह, शूलम, वात, व्याधि, गुल्म और उदर में उपयोगी। अजीर्ण में
अनाह में शूल, वात व्याधि, गुल्म और उदर रोग में उपयोगी होता है। देन आता है अष्टमूत्र। देखो फिर से आओ अपना वर्गीकरण में। तो मूलिनी 16, फलिनी 19, महाश्नेय 4, लवण 5। अब हम देखते हैं मूत्र। अष्टमूत्र होते हैं अष्टदुग्ध, ऑलरेडी हम लोग उसमें भी पढ़ के आए हैं ना। अष्टमूत्र क्या होता है? क्या आबी, अजा, गोमूत्र, माहिष, हस्ती, उजी और खर। इंपॉर्टेंट है। क्या? आवी मतलब भेड़, अजा मतलब बकरी, गोमूत्र माहिष मतलब होता है भैंस, हस्ती मतलब हाथी, ऊष्ट मतलब ऊंट, वाजी, वाजी मतलब होता है घोड़ा, और खर मतलब होता है गधा। तो इन सबके आठों के मूत्र का वर्णन जो है वो अष्टमूत्र का वर्णन कहाँ किया गया है? चरक सूत्र स्थान 1 में किया गया है। फिर भाव प्रकाश ने स्पेशली क्या बोल दिया? भाव प्रकाश एक संहिता लगती है, हमको पीजी के लिए पढ़ना पड़ता है ना, लघुत्रय में आती है। तो भाव प्रकाश ने बोल दिया कि इन आठों में भी गाय बकरी गाय बकरी भेड़ और भैंस, इनका मूत्र जो होता है वो मादा यानी लेडी जो होती है उसका लेते हैं, ठीक है, फीमेल का लेते हैं, और क्योंकि लघु गुण वाला होता है। इसी तरीके से उन्होंने बोले कि गधा, ऊंट, हाथी और घोड़ा, इनका मूत्र हमको नर यानी मेल का लेना चाहिए क्योंकि वो गुरु गुण होता है। तो ये फॉर एक नॉलेज में होना चाहिए, इसके पर्पस के लिए मैं सब पढ़ा रही हूँ, इसीलिए इस पीजी के पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि खुद अकेले नहीं पढ़ोगे। तो जो पॉइंट चरक के हैं वो स्पेशली याद रखने हैं, बुक में मार्क करना है अपनी चरक की, और इसका पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना है। और जो मैं स्पेशल पॉइंट पढ़ाती हूँ वो तुम लोगों को दिमाग में कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि हमने ये चीज पढ़े थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही, है ना। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? हम्म। जहां नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। तो फिर क्या आता है? मूत्रों के सामान्य गुण। उन्होंने बोले कि सारे जो 8 मूत्र हैं उनके सामान्य गुण एक साथ वर्णन कर दिया। तो जब सूत्र स्थान 1 में 96 नंबर के श्लोक में देखोगे, उष्णम तीक्ष्णम अथो रूक्षम कटुकम लवान्वितम। मूत्र में गुण में उष्ण, तीक्ष्ण, अरूक्ष प्रधान रस, कटु होता है और लवण अनुरस वाला होता है। यानी हमको स्पेशली क्या याद रखना है कि मूत्र जो होगा वो उष्ण और तीक्ष्ण गुण वाला होगा। पूरे के पूरे आठों के बारे में एक कॉमन बात बोल दी। और इसमें प्रधान रस क्या होगा? कटु। कटु मतलब क्या होता है? तीखा। याद रखना, कटु मतलब तीखा और तिक्त मतलब कड़वा। तो ये चीज हमको याद रखना है कि इसमें कटु रस प्रधान होता है और अनुरस लवण अनुरस होता है, ठीक है। फिर प्रयोग रूप यानी किस किस चीज में हम यूज करते हैं? तो उत्सादन, आलेप, आस्थापन, विरेचन, स्वेदन, कर्म, उपनाह और परिषेक रूप में मूत्र का प्रयोग होता है। किस किस के लिए? उत्सादन। उत्सादन यानी जैसे हम वो लगाते ना, लोशन या लेप, वैसा। आलेप का मतलब भी वो वही होता है। आस्थापन यानी वस्ती, विरेचन जानते हो। श्वेत कर्म में उपनाह, उपनाह यानी जैसे पट्टी वगैरह बांधते हैं उसमें। और परिषेक यानी ऊपर से धारा के रूप में जैसा अभिषेक करते हैं वैसा, इस रूप में हम मूत्र का प्रयोग करते हैं। सामान्य प्रयोग क्या होगा? तो बहुत कॉमन है। अनाह, अगध। अगध यानी कोई भी विष है, चाहे वो जैसे सांप का विष हो, बिच्छू का विष हो, उसको दूर करने के लिए। फिर उदर रोग में, अर्श रोग में, गुल्म, कुष्ठ, किलाश में हितकारी होता है। क्या बोला गया है? और दीपनियम विषग्नम च, ऊपर जो हिंदी लिखी है उसी का श्लोक है। दीपनियम विषग्नम च कृमिग्नम च उपदिश्यते। यानी मूत्र जो होगा वो दीपनीय होगा। दीपनीय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होगा। फिर विषग्न होगा, अभी बताई मैंने, विष को दूर करेगा। नेक्स्ट लिखा क्या हुआ है? कृमिग्नम, यदि पेट में किसी भी प्रकार की कृमि है तो उसको दूर करेगा। और च उपदिश्यते मतलब ये बता दिया। फिर पांडु रोगे उपसृष्टा नाम उत्तमम शर्म च उच्यते, यानी पांडु रोग में ये उत्तम होता है। श्लेष्माणम शम्येत पीतम मारुतम च अनुलोमित। श्लेष्मा यानी कफ, बढ़े हुए कफ का शमन करेगा, और पीत यानी पित्त और मारुत का भी अनुलोमन करता है। फिर क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा डार्क के कारण है, यहाँ दिखता नहीं। कफेत पित्तम अधोभागम इत्य अस्मिन गुण संग्रह, यानी बढ़े हुए कफ और पित्त को अधोभाग से विरेचन के थ्रू निकाल देता है। तो ये इसकी हिंदी अच्छे से बुक में देखना है हमको। देन जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको एक बार बुक से पढ़ना है ना। आज पूरा चैप्टर हमारा 1 कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी आगे के चैप्टर छोटे छोटे। दोष प्रभाव, दोष प्रभाव क्या होता है? मूत्र पांडु में उत्तम आरोग्य दाता हुआ, अभी मैंने बताया कि पांडु रोग में उत्तम क्या है, मूत्र को बताया गया है। जब चरक चिकित्सा स्थान पढ़ोगे 16th 15th या 16th चैप्टर है ना, उसमें पांडु रोग का वर्णन है। वहां पर गोमूत्र, जहां मतलब जनरली उसकी जितने भी ड्रग्स वगैरह फॉर्मुलेशन उसमें हम गोमूत्र का यूज करते हैं। तो वही बोला गया कि मूत्र जो है पांडु रोग में उत्तम होता है। कफश वात अनुलोमक और पित्त विरेचन होता है। कफ शामक होगा, वात का अनुलोमक करेगा और पित्त का विरेचन करेगा। ठीक है, फिर आता है मूत्रों के गुणों में मत मतांतर। मत मतांतर मतलब क्या? जितने भी आचार्य थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो वो है ये। हमको स्पेशली चरक का याद रखना है, बाकी पढ़ हम सबका लेंगे। चरक ने क्या बोले हैं कि स्पेशली जो मूत्र होता है वो पित्त विरेचक होता है, पित्त का रेचन करेगा, यानी पित्त को दूर करेगा। बागभट्ट ने क्या बोल दिए कि नहीं, ये पित्त का वर्धन करता है, मूत्र जो होते हैं वो पित्त का वर्धन करता है। सुश्रुत ने बोले कि स्पेशली जो मूत्र का काम होता है वो विषग्न होता है, यानी विष को दूर करने वाला। और भाव प्रकाश ने बोले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीजी पर्पस के लिए, और जो कोई बताता भी नहीं है, ये पॉइंट हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि भाव प्रकाश ने मूत्र को रसायन बोला है। और किसको बोला है? नर मूत्र को, मतलब मनुष्य के मूत्र को। नर मूत्रम गवाम अहंति तत् चित्र सवितम रसायनम, यानी आचार्य भाव प्रकाश ने नर मूत्र को रसायन के रूप में वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना। बाकी चरक का तो ध्यान रखना ही रखना है, हम चरक ही पढ़ना है। देन आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टेबल बनी हुई है वो किस लिए बनी हुई है? पहली टेबल में बताया उसने कि किस आठों जो मूत्र है उसमें कौन सा रस प्रधान है। पहली टेबल में तो ये दिया हुआ है। आवाज आ रही है ना? हम्म, कहाँ गया? हाँ, पहली टेबल में दिया होगा कि जो हमने 8 मूत्र पढ़े उसमें क्या कौन सा रस प्रधान होगा। और दूसरी टेबल में दिया हुआ है कि कौन सा मूत्र जो है वो स्पेशली कोई कर्म करता है रोग का, है ना। देखो पहला क्या, अभी हमने कॉमन पढ़े थे सामान्य गुण, तो उसमें क्या बताया था कि प्रधान रस कटु होता है और अनुरस लवण होता है। सबके लिए कॉमन बोल दिया, बट पर्टिकुलरली बात करी तो आचार्य चरक ने क्या बोले कि गोमूत्र सा मधुरम होगा, मधुर मधुर रस प्रधान। अजामूत्र यानी बकरी का कषाय मधुर, कषाय रस मधुर रस। सुश्रुत का भी छोड़ो, ध्यान नहीं देना उसमें। माहिष मूत्र होता है साक्षार, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे हम रस की बात कर रहे हैं। रस तो हमने 6 पढ़े हैं, मधुर लवण अम्ल कटु तिक्त कषाय, है ना। क्षार, क्षार आज अलग से दिखा गया इसलिए माहिष का पूछ लेता है, हम तुक्का लगा देते, क्षार में दिमाग ही नहीं जाता, तिक्त या इसमें लगा देंगे। तो हमको जहां चीज अलग मिले उसको ध्यान रखना है। माइंड को इतनी कम चीजें मतलब दो कि वो लॉन्ग लास्टिंग याद रख सके, सब नहीं भरना कचरा टाइप। गोमूत्र हो गया मधुर, वजह हो गया कषाय मधुर। तर माहिष मूत्र होता है साक्षार। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, इसका प्रिंट निकलवा ही लेना, 15-30 चैप्टर तक निकलवा लो कम से कम, सूत्र स्थान एक एक स्थान, तो दिक्कत नहीं जाएगी। पीडीएफ से पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। उष्ट मूत्र तिक्त होता है, वाजी मूत्र तिक्त और कटु होता है, आवी मूत्र तिक्त होता है। यानी हमको याद रखना है, कैसे भी इमेज बना के याद रखो कि एक फार्म हाउस है, वहां पर ऊंट, घोड़े और भेड़ है। ठीक है, जो तीनों तिक्त हैं। तिक्त यानी मतलब हमने देखे तो तीनों बहुत गुस्से में रहते, कड़वे हैं, तो हम जैसा बोल सकते हैं कि कड़वे, कड़वा नेचर है इनका, इस तरीके से कुछ भी, मतलब एक हमको किसी भी तरीके से याद रखना है तो हम ये याद रख सकते हैं कि आवी, बाजी और ऊष्ट तीनों के तीनों तिक्त हैं। ठीक है, फिर आता है हस्ती मूत्र। हाथी जो है बड़ा सा है ना, उसमें लवण, लवण रस है, अलग है ये भी, हमको ये भी अलग मिला सबसे, ये हो गया। और खर मूत्र जो होता है कटु रस होता है, खर गधा, उसका मूत्र जो क्या होगा, कटु। ठीक है, कोई हमको गधा बोलता तो हमको कटु लगता ना, कटु वचन, तो ये हमको ध्यान रखना है कि कटु रस में खर है, हस्ती में लवण है, और गोमूत्र में मधुर है, अजा में कषाय मधुर है, माहिस में क्षार है, और ऊंट
हाथी और सॉरी ऊंट, घोड़ा और भेड़, यानी इन तीनों में होता है तिक्त। इनके पर्याय मतलब जो संस्कृत नाम दिए हैं वो उसी से क्वेश्चन आता है। हिंदी तो मैं अपने समझने के लिए बोल रही हूँ, तो वो हमको स्पेशली ध्यान रखना है। देन आता है मूत्र की प्रधान कर्म रोगग्नता, यानी कौन सा मूत्र कौन से पर्टिकुलर रोग में वर्क करेगा। तो गोमूत्र जो होता है वो किंचित दोषग्न, कृमि कुष्ठनुत, कंडू शामक, उदर रोगे हितम। यानी गोमूत्र जो होता है वो किंचित दोषग्न होगा, क्या करेगा, दोषों का दूर करेगा। कृमि कुष्ठनुत यानी कृमि और कुष्ठ को दूर करता है। कंडू यानी खुजली का शामन करता है। और उदर रोग में, पेट के रोगों में हितकर होता है। हमने सुने ही है ये चीज तो, गोमूत्र पीने का, है ना, तो इसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। फिर आता है अजामूत्र। अजामूत्र में पथ्य मार्ग करना है। बुक में भी मिल जाएगा सब कुछ, जो भी लिखा हुआ है बुक में भी मिलेगा। बट ये है कि ये जो नोट्स है वो एकदम क्लियर है, हमको उसमें ढूंढना नहीं पड़ता, जैसे देखोगे वैसे मिलेगा। बुक में, श्लोक में और हिंदी में सारी चीजें लिखी होगी। अजामूत्र जो होता है वो पथ्य होता है, तो पथ्य से क्वेश्चन आया हुआ है। दोषानी हंती यानी त्रिदोषज्ञ होता है, वात पित्त कफ तीनों का शमन करेगा। देन आता है माहिष्मूत्र। माहिष्मूत्र उदरग्न, उदरग्न यानी उदर के रोगों का दूर करेगा। शोफ, अर्शनाशक और सर, यानी शोफ स्वेलिंग को कम करता है, अर्श को दूर करता है, और सर यानी आसानी से पूरे बॉडी में फैल जाता है, फैल सकता है। ठीक है। आविमूत्र, आविमूत्र होगा स्निग्ध और पित्त का अविरोधी, अवरोधी, अवरोधी मतलब पित्त को रोकने वाला, बढ़ने से रोकने वाला। ऊष्ट मूत्र यानी ऊंट का मूत्र क्या होता है, श्वास, कास्ट, कास और अर्शनाशक होता है। देन वाजी मूत्र। वाजी मूत्र क्या होता है, कुष्ठ, व्रण, विषापहम। कुष्ठ, व्रण मतलब कुष्ठ को दूर करेगा, व्रण को दूर करेगा, और विष को दूर, विष यदि किसी ने पिया है तो उसमें हम वाजी यानी भेड़ का मूत्र देते हैं। तो ये हमको ये वाला पॉइंट भी स्पेशली याद रखना है। फिर हस्ती मूत्र क्या आता है, हितम तू कृमि कुष्ठ, कुष्ठनाम। दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, गाय का मूत्र और हस्ती यानी हाथी का मूत्र जो होता है वो कृमि कुष्ठ में लाभदायक है। प्रशस्तम बद्ध वीण मूत्र यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ हो तो उसमें प्रशस्त है। विष के लिए इंपॉर्टेंट है, तो विष किस किस में आ गया, बाजी में भी विषापहम लिखा हुआ है देखो, और हस्ती में भी। तो ये चीजें हमको स्पेशली कॉमन वाली चीजें भी अलग से टेबुलर फॉर्म में नोट्स में लिखनी है। श्लेष्म आमय, श्लेष्म आमय यानी श्लेष्मा से यदि कोई रोग हुए उसको दूर करेगा, और अर्शनाशक होता है। ठीक है, तो अर्शनाशक भी दो हो गए, हस्ती और माहिष। ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे ऑलमोस्ट मूत्र वाले से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गधे का मूत्र जो होता है, खर मूत्र जो होता है, वो उन्माद, अपस्मार और ग्रह बाधा नाशक होता है। उन्माद भी मेंटल डिसऑर्डर, अपस्मार भी मेंटल डिसऑर्डर, ग्रह बाधा नाशक मतलब जो कोई टोना टोटका कर देता ना उसमें। तो हम कैसे याद रखेंगे, कोई भी पागल व्यक्ति उसको हम गधा बोलते हैं ना, अपस्मार वाला है, उन्माद वाला है। उन्माद अपस्मार दोनों होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, है ना, इंसैनिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यार ये गधा है, इस तरीके से कोई पागल है या जो भी है उसको लोग जनरली लैंग्वेज बोलते हैं गधा है। तो गधे से यानी खर मूत्र से हमको याद रखना है कि उन्माद, अपस्मार और ग्रह बाधा नाशक में खर मूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने क्या क्या देख लिया, फिर से आओ वर्गीकरण में। तो दोषों द्रव्यों का वर्गीकरण, मूलिनी 16, फलिनी 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध भी 8 ही होते हैं। डिक्टोकॉपी जो जानवर ऊपर है वही नीचे है, एक बस डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हथिनी, घोड़ी, ऊँटनी, यहां तक तो सेम था। खरमूत्र की, खर था वहां पे ना, खरमूत्र, यहाँ पर हमको खरमूत्र मतलब खर हटाकर स्त्री दुग्ध को ऐड करना है बस। बाकी 8 के 7 सेम है, एक स्त्री दुग्ध अलग है, तो ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना। फिर आता है सामान्य गुण, यानी सारे दूध के कॉमन गुण क्या बोल दिए गए, प्रायोशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोमता, यानी प्रायशः जो भी ऊपर दिए गए है 8 दूध वो मधुर, स्निग्ध, शीत गुणयुक्त होते हैं। ठीक है। प्रीणम, ब्रहणम, वृश्यम, मेध्यम, बल्यम, मनस्करम, यानी प्रीरण क्या बोल सकते हैं हम कि शरीर में प्रीरण यानी होता है बढ़ना, एक तरीके से यही माना जाएगा ना, जैसे टिश्यू वगैरह सबका नरिशमेंट करना। ब्रहण मतलब शरीर को बढ़ाते हैं। वृश्यम यानी
फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, मेध यानी हमारे दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, बल्य स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मनस्करम मन के लिए अच्छे होते हैं। फिर जीवनियम श्रमहरम श्वास कास निर्भरण यानी जीवनीय जीवन के लिए अच्छे होंगे, आयु के लिए अच्छे होंगे। श्रमहर यानी दूध थकान को मिटाता है, हमने देखे कहीं से थक के आते हैं तो दूध पी लो, है ना, तो वो थकान को दूर करता है। श्वास कास निर्भरणम यानी खांसी सर्दी जुकाम इन सब में भी दूध जो होता है लाभकारी होता है। हंति शोणित पित्तम च संधानम विहतस्य च, हंति शोणित पित्तम यानी रक्त पित्त को दूर करता है, और विहतस्य संधानम, विहतस्य यानी होता है टूटी हुई हड्डी, यदि कहीं पर तो हड्डियां या कोई भी टिश्यू वगैरह जो भी ले लो, मसल्स, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्रैक है तो उसकी संधान करता है। ठीक है, समझ में आया। चरक सूत्र 1/108। श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है बट हिंदी इंपॉर्टेंट है, और उसकी पहचानना आना चाहिए कि बोला किस चीज के लिए था ये चीज। कोई भी एक पॉइंट, प्रीणम धरणम वृश्यम मेध्यम बल मनस्करम किसके लिए बोला गया, तो सामान्य गुण है दूध का। ठीक है, आ रहा समझ में, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। क्या लिखी हो, प्रधान मतलब, प्रधान मतलब श्रेष्ठ, प्रधान मतलब होता है जो श्रेष्ठ है। जैसे कि किसी में कुछ चीज प्रधान है, को अपने बोलते प्रधान पाठक, यानी जो श्रेष्ठ है किसी भी चीज का। आया समझ में। हम्म, ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिए कि अष्टदुग्ध होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी हथिनी घोड़ी ऊँटनी और स्त्री दुग्ध। इनमें भी सामान्य गुण हमने इसके देख लिए। अब आता है श्लोक नंबर, बुक में देखोगे 111। मैंने बताई थी ना, इस पीडीएफ में केवल इंपॉर्टेंट श्लोक ही दिए हुए हैं, पढ़ना हमको सब है बुक से, लेकिन ये जो श्लोक है वो स्पेशली पीजी में, और आप लोगों को याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो रोगग्नता हम देखेंगे तो दुग्ध श्वास का रक्त पित्त भग्न तृष्णा और क्षीण छत में श्रेष्ठ होता है। किसमें, श्वास का, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रक्त पित्त मतलब होता है, श्वास मतलब पता है अस्थमा वगैरह है ना, जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो। कास मतलब कफ वगैरह। रक्तपित्त मतलब होता है हेमरेज, किसी भी प्रकार का हेमरेज हो। भग्न मतलब टूटना, हड्डी टूट गई, मसल क्रैम्प हो गया, इस तरह। तृष्णा मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगना। और क्षीण छत होता है, क्षीण छत हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे ब्रोंकियल अस्थमा न्यूमोनिया, इन सब से, है ना, तो इन सब में श्रेष्ठ होता है। फिर चरक सूत्र 1/111 में क्या दिया हुआ है देखो, पांडु रोगे अम्ल पित्ते चा शोषे गुल्मे तथो उदरे। क्या बोला गया है, पांडु रोगी, पांडु रोग में श्रेष्ठ होगा। अम्ल पित्त, अम्ल पित्त मतलब होता है जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, गैस बनना उसमें, तो बहुत मतलब देसी नुस्खा भी है ये कि हम एकदम चिल्ड मिल्क, यदि किसी को बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो उसमें चिल्ड मिल्क पिलाते हैं तो ठीक होता है ना। शोषे यानी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुबला पतला सूख रहा है। गुल्म यानी स्वेलिंग में, इडीमा में, है ना। और उदर तथा उदरे, उदरे मतलब पेट के कोई भी रोग में। फिर अति सारे ज्वरे दाहे च श्वथो च विशेषता, यानी अतिसार में किसी को डायरिया हुआ हो, ज्वर, दाह यानी कि कोई व्यक्ति जलन हो रही हो, जल क्योंकि पित्त का शमन करेगा। और शवथु मतलब भी होता है स्वेलिंग। इन सब में विशेषता जो है हम दुग्ध का यूज करते हैं। अब ये कॉमन दिया हुआ है, बाकी अलग अलग दूध के अलग बताए गए हैं। और क्या बताया गया, योनि यानी वेजाइनल कोई भी रोग है। शुक्र दोष यानी सीमन स्पर्म से रिलेटेड। मूत्र रोग, प्रदर, प्रदर यानी होता है ल्यूकोरिया, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन। और वात पित्त के रोगी के लिए ये पथ्य होता है। यदि कोई भी डिसीज का वर्ड समझ में नहीं आया उसको वहीं पे नोट कर लिया करो इंग्लिश में, क्योंकि जब रोग निदान पढ़ोगे तो फिर आसानी होगी, है ना। अब देखो फिर से आओ वर्गीकरण में, रट जाना चाहिए। द्रव्यों का वर्गीकरण, टोटल 66 द्रव्य बताए गए। मूलिनी 16, फलिनी 19, महास्नेही 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8 और शोधन वृक्ष बचे अपने 6। तो इतना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैंने क्या बताई थी, सिर्फ मूलिनी में फलिनी में हमको ज्यादा मेहनत करनी है, और लास्ट वाला है शोधन वृक्ष। ठीक है, तो शोधन वृक्ष क्या बताई मैंने, 6 होते हैं। क्षीरत्रय और त्रिवल्कल, इनको इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया अलग अलग। क्षीरत्रय और त्रिवल्कल,
शीर्त्रय मतलब क्या? ऐसे वृक्ष, ऐसे 3 वृक्ष जिनका हम यदि दवाई के रूप में यूज करें तो उनका दूध यूज कर रहे हैं। क्षीर मतलब दूध होता है ना। तो 3 द्रव्य बताए गए हैं। रस तरंगिणी का छोड़ो अभी, चरक का याद रखो। रस तरंगिणी ने अर्क स्नूही सेम माने हैं, अश्मंतक यानी होता है पीपल, उसकी जगह उन्होंने वट यानी बरगद मान लिया। ठीक है, पर अभी चरक का याद रखो। अर्क, अर्क मतलब मदार। तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं अकोना, जो हम अपन हनुमान जी और शिव जी को जो फूल नहीं चढ़ाते हैं सफेद सफेद, अर्क, उसको बोलते हैं अर्क। कैलेट्रोपिस प्रोसेरा, सर्च करके देखना नेट में, अपना फोटो आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। अर्क मतलब होता है कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। ये वमन और विरेचन दोनों में यूज होता है इसका। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये किस लिए, जैसे अपन ने वहां पढ़े थे ना मूलिनी फलिनी में, कि वमन में क्या यूज हो रहा है, विरेचन में क्या यूज हो रहा है। इस तरीके से अर्क जो है वो वमन और विरेचन दोनों में यूज होता है। देन बात करते हैं स्नूही की। स्नूही इसका बहुत मतलब ये श्रेष्ठ विरेचन, इसका दूध जो है वो श्रेष्ठ विरेचन में माना जाता है। इसका जो ये किस लिए यूज होता है, विरेचन के लिए। और अश्मंतक जो है इसका मतलब होता है पीपल, इसका दूध जो है वो वमन के लिए स्पेशली यूज होता है। तो ये हमारे 3 जो हो गए वो शीर्त्रय हो गए, है ना। फिर आता है 3 जो है शोधन वृक्ष। शोधन मतलब क्या? शोधन मतलब हम पढ़ते हैं शमन चिकित्सा, शमन चिकित्सा में वात पित्त कफ का शमन करेंगे। शोधन मतलब क्या? पंचकर्म। तो शोधन मतलब में क्या आएगा, वमन विरेचन ही आएगा स्पेशली। तो अर्क स्नूही अश्वंतक का बता दिया गया। फिर 3 बता दिए त्रिवलकल। त्रिवलकल यानी त्वक उपयोगी हो जिसकी, त्वक यानी होता है छाल, है ना, बार्क, जिसकी बार्क उपयोगी हो। वल्कल का मतलब होता है बार्क। 3 ऐसे द्रव्य जिनकी बल्कल वाल सॉरी बार्क यूज कर रहे हैं हम। जैसे क्या क्या बता दिया गया, पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। इसकी ट्रिक ही है पूतिक। पूतिक, पू से पूतिक, ती से तिलवक, का से कृष्णगंधा। तो इसको ऐसे याद रखना। पूतिक लता करंज इसका एक पर्याय है। जब डीजी पढ़ोगे ना सेकेंड ईयर में, डीजी पार्ट 2, उसमें पूरी ड्रग्स ही ड्रग्स है। तो अपने आप ये बहुत आसान लगने लगा। अब तुमको फर्स्ट ईयर में इसलिए थोड़ा टफ लगता है कि क्या नाम आ गए, लेकिन जब उसमें पढ़ते हैं तो सुना सुना लगेगा हमको सब कुछ। तो अभी पूतिक जो लता करंज है विरेचन कर्म में यूज होता है। तिलवक जो है इसको लोद्र बोलते हैं, ये विरेचन कर्म में यूज होता है। और कृष्णगंधा जिसका एक पर्याय है शोभांजन, इसको ये परिसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रधि, गंड, कुश और अलजी में यूज होता। अब ये क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि देखो 5 जो भी पढ़े हमने उसमें वमन विरेचन ही आ रहा है। ये एक अजीब है जिसमें शोधन में क्या क्या आ गया, दद्रु, विद्रधि, ये सारे जो है स्किन डिसऑर्डर है, गंड, कुष्ठ, अलजी। इसमें क्या यूज हो रहा है, तो कृष्णगंधा, शोभांजन, है ना, शोभांजन का लेप किया जाता है। तो ये स्पेशली हमारे लिए स्पेशल हो गया। हमको पहचानना आना चाहिए कि क्या चीज अलग है। देखो पीजी में यदि उसको आसान क्वेश्चन देने होते तो ऐसे में तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। पर्टिकुलरली रैंक के लिए या सिलेक्शन के लिए स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ एग्जाम होती है। तो हमको पर्टिकुलरली पहचानना आना चाहिए कि क्या चीज यहाँ पर अलग है। यदि हमने 5-6 चीज पढ़े हैं तो उसमें से हमको क्या अलग लग रहा है। कहाँ गया पीडीएफ? हम्म। तो हमने 6 चीज पढ़े, उसमें से क्या अलग है तो उससे क्वेश्चन आगे बनेगा। तो ये हमको याद हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो द्रव्य का वर्गीकरण था, 7 क्लासिफिकेशन थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद कुछ कुछ श्लोक दिए गए जिसके रेफरेंस वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताई थी कि 1/41 में दिया हुआ है आयुर्वेद की परिभाषा, चरक सूत्र 1/42 में दिया हुआ है आयु की परिभाषा। उसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि तत्व विविध, यानी ये वाला जो श्लोक पूछ लेगा और बोलेगा ये कहाँ का है। तो योगान बुक में देखो अपने श्लोक नंबर 1/123, ठीक है, 123। योग विन्न अरूप यस्ताशाम तत्विद उच्यते। जो वैद्य औषध के नाम एवं रूपों के साथ साथ उन औषध की सम्यक योजना करने में सक्षम हो, यानी ऐसा वैद्य जो औषध के नाम को भी जाने पूर्ण तरीके से कि ये ड्रग का नाम ये है और ये इस चीज मतलब जैसे मान लो किसी ने बोल दिया लोद्र, है ना, तो उस जो चिकित्सक है उसको उस लोद्र के नाम
पूरे नाम के बारे में पता होना चाहिए कि इसको इस एरिया में ये बोलते हैं, इसके पर्याय ये है। फिर वो उसको देख के पहचान ले कि हाँ ये लोध्र है, और उसको पूर्ण तरीके से किस तरीके से यूज करना है, किस योग में किस मात्रा में यूज करना है, ये सब आता जो जानता हो उसे ही हम तत्वविद बोलते हैं। तो ये कहाँ दिया हुआ है? श्लोक नंबर चरक सूत्र का पहला चैप्टर 123 नंबर का श्लोक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट श्लोक आता है, सॉरी 124 नंबर का श्लोक। भिषग उत्तमम क्या होता है? भिषग उत्तम, अब हम इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे, भिषग मतलब होता है वैद्य या डॉक्टर, उत्तम मतलब होता है जो श्रेष्ठ, अच्छा, है ना। तो योगमासाम तू या विद्यात देश कालोप उद्दिश्यतम पुरुषम पुरुषम वीक्षम च ज्ञेयो भिषग उत्तमम। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स में, तो पहले वो भिषग उत्तमम पूछ लेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है पुरुषम पुरुषम भिक्षम, ये वर्ड किसके लिए बोला गया है? तो भिषग उत्तमम वो वर्ड गायब कर देगा वहां के लिए। जो वैद्य रोगी की विधिवत परीक्षा करके देश काल आदि के विचार कर तद अनुसार औषध का उपयोग करे, उसे भिषग उत्तमम कहते हैं। यानी कौन सा वैद्य श्रेष्ठ होगा? जो रोगी के बारे में, उसकी देश यानी वो कहाँ से आया है, किस काल में उसको रोग हुआ है, सबके बारे में, उसकी पूरी प्रकृति सबके बारे में जानकर ही औषध का प्रयोग करता है, वो वैद्य श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रेफरेंस भी पूछा जाता है। चरक सूत्र 1/125। यथा विषम यथा षष्टम यथा अग्निवत निर्यथा तथा औषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। अज्ञात औषध यानी ऐसी औषध जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, देख के हम बता ही नहीं सकते कि है क्या, वो विष, शस्त्र, अग्नि और इंद्र वज्र के समान घातक होती है। यानी हम जिस ड्रग के बारे में हमको नहीं पता, वो एक प्रकार से जिस जैसे घातक, जितना हार्मफुल विष होगा, जहर होगा, अग्नि होगी, शस्त्र यानी होता है तीर वीर ये सब, है ना, और इंद्र का वज्र इसके समान अज्ञात औषध घातक होती है। लिखा हुआ ऊपर यथा विषम यथा शस्त्रम अग्नि यथा अग्नि निर्यथा। फिर यथा औषधम सॉरी तथो औषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, और ऐसी औषध जिसके बारे में हमको विज्ञात है, यानी हम जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं, वो अमृत के समान प्राण रक्षक होती है। ठीक है, रेफरेंस पूछा जाता है डायरेक्टली 10 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में भी, कि इसको पहचान कर इसके बारे में वर्णन कीजिए, तो हमको बस डिटेलिंग देनी है ना। चरक सूत्र 1/127 में क्या दिया हुआ है? योग्यात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भैष्यम भवेत भैष्यम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। यानी अत्यंत तीक्ष्ण विष भी सम्यक प्रयोग करने से उत्तम भैषज बन जाता है। यानी जैसे बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विष है, यानी हम मान लो सर्प का ही विष ले लो या कोई भी जहरीले प्लांट का विष ले लिए, वो बहुत ज्यादा तीव्र है कि यदि उसको अपन ने सॉलो कर लिए तो मर जाएंगे तुरंत। यदि उसका भी हम सम्यक प्रकार से एक फॉर्मुलेशन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? उत्तम भैषज, एक अच्छी दवाई के रूप में प्रयोग करेगा, जो कि हम ऑलरेडी रसशास्त्र या अगत तंत्र में करते ही हैं, ट्रीटमेंट करते हैं हम विष से, है ना। तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? सम्यक प्रयोग करने पर भैषज के समान होगा। जबकि शेष औषध भी यदि सही तरीके से प्रयोग ना की जाए तो वो तीक्ष्ण विष बन जाती है। मान लो कोई बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन हम उसका यूज नहीं जानते, उसकी मात्रा नहीं जानते, तो यदि हमने उसको सही प्रकार से यूज नहीं किया तो वो भी विष के समान हानिकारक होगी। देन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा। यानी जहरीली सांप का विष पीकर अपने प्राण गंवाना, या उबाले हुए ताम्र का जल पी लेना, या फिर अग्नि में तपाए हुए लोहे के गोले को खा जाना, ये सब अच्छा है। मैंने इन्होंने क्या बोले हैं कि यदि आप मूर्ख वैद्य से या ऐसे वैद्य से ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिसको कुछ आता नहीं है, इससे उससे ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है कि आप जहरीले सांप का विष पीकर मर जाओ, या फिर उबला हुआ ताम्र, मतलब तांबे को यदि उबाल कर यदि पानी में डाल लेते हैं ना तो जहर बन जाता है, उसको पी लो, या फिर लोहे का गोला खा जाओ तपा हुआ, मर जाओ, किसी भी तरीके से मर जाओ, लेकिन मूर्ख वैद्य से चिकित्सा नहीं करानी। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, चरक जी बोल रहे हैं। कहाँ बोले उन्होंने? चरक सूत्र स्थान 1 में। ठीक है, 133 न तु शुद्धवताम वेशाम विव्रताम शरणागतात् ग्रहितम अन्नम पानम व वित्तम व रोग पीड़ितात। यानी छद्मचर वैद्य का वेश बनाकर रोगी से पीड़ित, शरण में आए हुए रोगी से अन्न पान अथवा धन लेना कदापि ठीक नहीं है। यानी ऐसा मतलब ऐसा वैद्य जो कि भेष बनाकर आया, डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर बन रहा है, और वो
रोगी की ट्रीटमेंट कर रहा है उससे धन ले रहा है तो ये पाप के समान है ना, ऐसा उन्होंने बोले। फिर सुश्रुत का छोड़ दो। चरक सूत्र स्थान 1/133 में भी यही भेषज के बारे में दिया हुआ है। फिर दीर्घन चीवती अध्याय जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें कुल श्लोक की संख्या 141 है। ये यूजी में नहीं पूछेगा, पीजी में पूछता है। तो टोटल हमने 141 श्लोक जो है वो दीर्घन चीवती अध्याय में दिए हुए हैं। हमारे पीडीएफ में इतने नहीं है, बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ में पूरी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है पूर्णतः। बाकी आगे के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं कि मैं एक दिन में ही कवर कर दूंगी। तो जहां भी डाउट हो अपनी बुक में से पढ़ो और मुझसे पूछो। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो मैं एक दिन इसका डेट बता दूंगी, मैं एक दिन इसका टेस्ट लूंगी। ठीक है, तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक, और जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, आज और कल वाली क्लास थोड़ी टफ है। हाँ, मैंने बोली ना इसमें रटना है हमको, चीजें याद करनी है और उसकी चीज की टेंशन नहीं लेनी। डिजिट्स पहला पहला हमारा पॉइंट टारगेट होना चाहिए कि जितने भी नंबरिंग वाले वर्ड्स हैं 16, 19, 5, 8, ये हमको एकदम कोई नींद में उठा के भी पूछे कि फलिनी द्रव्य कितने हैं, ये कितने हैं, तो वो बता दो। तो पहला टारगेट वहीं से कंप्लीट हो गया। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हमको जब बार बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगी। अभी मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों को 10 बार पढ़ना है ना। अभी तो मुझे भी कई बार डाउट हो जाता है। हाँ, टेबल जैसे हमको उसको याद करना है, नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट को कवर करो। पहले मान लो आज फलिनी पढ़ लिए, कल ये पढ़ लिया, ऐसा डिवीजन करके। तो वो चीज जितना आसानी से डिवाइड करोगे उतनी आसानी से याद होगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर होप कि समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया है मुझसे पूछना। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं इसका टेस्ट लूंगी। ठीक है, चलो, गुड नाइट।